Hello everyone, good evening. I hope you all are doing good. So we are here with the class 3. In first class we discuss about the basics of accounting, like what is accounting, what is bookkeeping, what are the uses of accounting, what is accounting cycle, and in the second class also we discuss about the process of accounting and some business terminologies. And now in class 3, we are going to discuss about accounting concepts and conventions. But yes, before this, मैंने आपको कुछ पूछा था क्लास 2 के लास्ट में, अगर आपने वो क्लास कंप्लीटली देख लिया तो वो क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था और अभी तक तो कोई कमेंट आया नहीं है. आई होप आप सब इन क्लासेस को बहुत अच्छे से रिव्यू कर रहे हो. तो क्वेश्चन था, हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि गुड्स और एसेट्स में क्या डिफरेंस है, कौन सी आइटम किस बिजनेस के लिए गुड होगी और किसके लिए एसेट होगी. ठीक है, थोड़ा सा मैं पहले इसके बारे में डिस्कस करके देन हम कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस पे मूव करते हैं. तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि मान लो मेरा फर्नीचर का बिजनेस है. ठीक है, तो फर्नीचर का बिजनेस में मैं डील कर रही हूँ और मैं बाय कर रही हूँ फर्नीचर. एंड ऑन द सेकेंड हैंड मैं बाय कर रही हूँ एसी, फैंस एटसेट्रा. तो ये फर्नीचर जो है वो मेरे लिए गुड होगा या एसेट होगी. माइंड इट, फर्नीचर का बिजनेस है और मैं फर्नीचर बाय कर रही हूँ. मतलब जिस चीज का बिजनेस है, अगर आप वही आइटम्स को बाय कर रहे हो, इट मींस आप उन आइटम्स में डील कर रहे हो, तो वो आपके बिजनेस के लिए गुड्स हो जाएंगी. ठीक है, बट अगर उसके अलावा आप कोई भी आइटम बाय कर रहे हो, लाइक आप कोई मतलब एक ऐसी चीज, एक रिसोर्सेज आप जो बाय कर रहे हो अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए, वो आपके बिजनेस की क्या होती हैं, एसेट्स. मतलब वो रीसेल पर्पस के लिए आप बाय नहीं ना कर रहे. एसेट की हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था मीनिंग में, कि अगर वो रीसेल पर्पस के लिए आप बाय नहीं कर रहे तो हम उसको फिर क्या बोलते हैं, एसेट, जो आपके बिजनेस के रिसोर्सेज है. बट अगर आप रीसेल पर्पस के लिए बाय कर रहे हो तो वो हो जाएंगी गुड्स. एंड अगर इसी एग्जांपल में को मैं कंटिन्यू करूं कि मेरा इलेक्ट्रिकल गुड्स का बिजनेस है, इलेक्ट्रिकल गुड्स लाइक एसी, फैंस वगैरह मुझे मिलते हैं. ठीक है, अगर मेरा इस चीज का बिजनेस है, वहां पे मैं एसी बाय कर रही हूँ, फैंस बाय कर रही हूँ, कूलर बाय कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए गुड्स होंगे या एसेट्स होंगे. ऑन द अदर हैंड मैं फर्नीचर बाय कर रही हूँ. अब देखो, अब दोनों में डिफरेंस देखो. यहाँ पे मेरा बिजनेस था फर्नीचर का, तो फर्नीचर मेरे लिए गुड्स थी क्योंकि मैं फर्नीचर में डील कर रही हूँ. ठीक है, बट एसी और फैन मेरे क्या हो गए, एसेट्स हो गए, क्योंकि वो मेरे बिजनेस के रिसोर्सेज हैं, उनको मैं रीसेल पर्पस के लिए बाय नहीं कर रही. बट अगर वही मेरा इलेक्ट्रिकल गुड्स का काम है, तो वहां पे अगर मैं इलेक्ट्रिकल आइटम्स बाय कर रही हूँ तो वो मेरे लिए क्या हो जाएंगी, गुड्स हो जाएंगी. वहां पे वही इलेक्ट्रिकल आइटम्स हमारी क्या थी, एसेट्स थी. यहाँ पे वही इलेक्ट्रिकल आइटम्स मेरी क्या हो गई, गुड्स हो गई. क्यों, क्योंकि आई एम डीलिंग इन इलेक्ट्रिकल गुड्स. मैं जो ये एसी, फैंस, कूलर्स बाय कर रही हूँ, ये मैं रीसेल पर्पस के लिए बाय कर रही हूँ. ठीक है, तो ये मेरी हो गई गुड्स. और अगर मैं फर्नीचर बाय कर रही हूँ, इट मीन्स ये मेरे रिसोर्सेज हैं, इनको मैं रीसेल पर्पस के लिए बाय नहीं कर रही, तो ये मेरी हो गई एसेट. ठीक है, और अगर इनमें से आप कोई भी एसी अपने इंस्टॉल करवा लेते हो, वो आपकी एसेट बन जाएगी. ठीक है, बट अगर आप नॉर्मली, आप इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस आप उनको बल्क में बाय कर रहे हो, तो दिस इज योर, इट विल बी योर गुड्स. ठीक है, अदरवाइज अगर आप फर्नीचर बाय कर रहे हो, आप अपनी मशीनरी बाय कर रहे हो, ठीक है, तो वो सारी चीजें, आपको डेकोर आइटम्स बाय कर रहे हो, वो सारी चीजें आपकी एसेट्स में काउंट होंगी. ओके, I hope the difference is clear between assets and goods now. Now we will move to the next topic, that is concepts and conventions. So, firstly, what is concept? ठीक है, कंसेप्ट क्या है, मतलब अगर मैं जनरल लैंग्वेज में बात करूं कि कंसेप्ट क्या होता है, तो कंसेप्ट इज एन आइडिया, अ प्रिंसिपल, an idea to do something, a principle to do something. ठीक है,
और कन्वेंशंस क्या होती हैं मेरी? कन्वेंशन का जनरल मीनिंग क्या होता है? ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग समथिंग। किसी भी चीज को करने की एक प्रैक्टिस वो जो बन जाती है, एक ट्रेडिशनल वे जो बन जाता है, उनको हम इन जनरल टर्म्स कन्वेंशंस बोलते हैं। तो ऐसे ही अकाउंट्स के भी कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ कन्वेंशंस है। मोस्टली जो कन्वेंशंस होती हैं वो ऑप्शनल होती हैं। कन्वेंशंस जो होती हैं वो ऑप्शनल होती हैं, ठीक है। और these may be followed at the discretion of some entities। कुछ एंटिटीज पे डिपेंड करता है कि वो उनको फॉलो कर रहे हैं या उनको थोड़ा चेंज करके फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, कैसे फॉलो कर रहे हैं। बट कंसेप्ट्स जो होते हैं these are mandatory and these are followed by all the entities, ठीक है। मैंडेटरी होते हैं, सारी एंटिटीज ऐसे ही इनको फॉलो करती है जैसे ये कंसेप्ट्स बने होते हैं, जैसे एक आइडिया बना होता है बिजनेस में, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट नंबर पे हमारा आ जाता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बच्चे हमने कल भी डिस्कस किया था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है वेयर द एंटिटी ऑफ द बिजनेस, आइडेंटिटी ऑफ द बिजनेस एंड बिजनेसमैन इज डिफरेंट, ठीक है। इन लॉ देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑनर एंड द बिजनेस। एक बिजनेस और ऑनर्स दोनों में एक डिफरेंस होता है, दोनों को हम सेम कंसिडर नहीं करते। इस कंसेप्ट को फॉलो किया जाता है बिजनेस में, ठीक है। और उसे हम क्या बोलते हैं? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसीलिए जो भी प्रोप्राइटर जो है वो अगर इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में तो हम उसको क्या नाम देते हैं? कैपिटल। और अगर प्रोप्राइटर कुछ भी विदड्रॉ करता है बिजनेस में से उसे हम क्या नाम देते हैं? ड्राइंग्स, ठीक है। अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए किसी भी चीज को यूज कर रहा है तो उसे हम बिजनेस एक्सपेंडिचर बोलेंगे। और अगर वो पर्सनल यूज के लिए सेम गुड्स को यूज करे, जैसे मैं स्टॉक बाय कर रही हूँ बिजनेस यूज के लिए, तो वो मेरी बिजनेस का एक्सपेंडिचर होगा। बट अगर सिमिलर गुड्स मैं यूज कर रही हूँ अपने पर्सनल पर्पस के लिए तो उसे हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स, ठीक है। इसलिए बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। इस कंसेप्ट में हम ये अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। इसलिए इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी? हर एक कंसेप्ट की एक इम्प्लीकेशन है, हर एक कंसेप्ट का एक लास्ट में कंक्लूजन निकलता है कि वो कैसे बिजनेस पे इम्प्लाई करते हैं। तो इसकी इम्प्लीकेशन क्या हो जाएगी कि एज बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटीज, सो हम जो भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे वो हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग किस पॉइंट ऑफ व्यू से होगी? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होगी रिकॉर्डिंग, ठीक है। Now the second concept is, I hope first one is clear to all of you. Now the second concept is money measurement concept. Money measurement concept का मतलब all the business transactions are measured and settled in monetary terms. कोई भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन है वो मॉनेटरी टर्म्स में हम रिकॉर्ड करते हैं। अगर फर्म के पास अगर मैं ऐसे बोल दूं कि एक फर्म है उसके पास 20 चेयर्स हैं, उसके पास 10 टेबल्स हैं, उसके पास 5 मशीन्स हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू यूजफुल नहीं होगी। बट अगर हम इनकी वैल्यू लिखेंगे 20 चेयर्स की वर्थ कितनी है, 5 मशीन्स की वर्थ कितनी है, वो इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे लिए यूजफुल हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कोई भी आइटम जो मॉनेटरी टर्म्स में हम मेजर नहीं कर सकते उसका बिजनेस में कोई भी कंसर्न, मतलब उसका बिजनेस में रेलिवेंस जो है वो नहीं होता। जैसे हमने स्टार्टिंग में भी इस चीज को डिस्कस किया था, नॉन मॉनेटरी थिंग्स का बिजनेस के साथ कोई भी रेलिवेंस नहीं होता। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये एम्प्लॉय बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है, ये बहुत हार्ड वर्किंग है, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो इररेलीवेंट होती हैं। अगर किसी भी चीज को हम मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं उसकी ही वैल्यू जो है वो बिजनेस में गिनी जाती है, ठीक है। नाउ द थर्ड कंसेप्ट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या अज्यूम करके चलता है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि there may be some interruptions in the business, but in spite of those interruptions जो business है वो continuity में चलता रहता है, ठीक है। जैसे हम सुनते हैं ना वो डायलॉग, द शो मस्ट गो ऑन,
जो शो है वो चलता रहना चाहिए। इन द सेम वे बिजनेस चलता रहना चाहिए। मतलब अगर किसी भी छोटी मोटी इंटरप्शंस आ जाती हैं कोई बिजनेस में, कोई एक मेंबर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया या किसी एक मेंबर की डेथ हो गई, तो ये सारी चीजें जो हैं वो बिजनेस पे इफेक्ट नहीं डालेंगी। ये मान के चलते हैं सारे बिजनेसेस कि जो बिजनेस है वो गोइंग कंसर्न बिजनेस है। ठीक है, एक की डेथ या एक पर्सन के किसी भी चीज से बिजनेस पे इफेक्ट नहीं होगा। दिस इज द रीजन कि हम एक साल के क्लोजिंग स्टॉक को नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक मानते हैं। ठीक है, और हम हर एक आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं और एट द एंड ऑफ द ईयर हम क्या निकालते हैं अपना, एट द एंड ऑफ द ईयर हम क्या निकालते हैं, अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस निकालते हैं। ठीक है, दिस इज द इम्प्लीकेशन कि एसेट्स को हम करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में क्लासिफाई करते हैं। लायबिलिटीज को हम करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज, मतलब हम लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं ना बिजनेस को, कि बिजनेस लॉन्ग टर्म में चल रहा है, तो मैं अपनी एसेट्स को भी क्लासिफाई करती हूँ, अपनी लायबिलिटीज को भी क्लासिफाई करती हूँ। क्यों हम क्लासिफिकेशन करते हैं? बिकॉज वी अज्यूम दैट द बिजनेस विल रन इन द लॉन्ग रन ऑल्सो। ठीक है, कि बिजनेस जो है वो लॉन्ग रन में भी चलता रहेगा और किसी भी तरह की इंटरप्शंस का बिजनेस के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एंड बिजनेस विल कैरी ऑन इट्स ऑपरेशन इन द वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या क्या किस चीज में बिलीव करता है? ये प्रैक्टिस इस चीज में बिलीव करती है कि जो भी बिजनेस है वो अपनी एक्टिविटीज को अंडरटेक करेगा फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब हम एवरी ईयर हम रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, वो एक एवरी ईयर हम रिजल्ट निकालते हैं बिकॉज द रिजल्ट्स ऑफ द एक्टिविटीज अंडरटेकन इन द स्पेसिफिक पीरियड, मतलब हम उसकी रिपोर्टिंग करते हैं जो भी स्पेसिफिक पीरियड में। नॉर्मली वो स्पेसिफिक पीरियड कितने टाइम का होता है? 1 ईयर का, 1 ईयर का। ठीक है, 1 ईयर के एंड में लाइफ ऑफ बिजनेस की लाइफ जो है वो परपेचुअल है, मतलब वो कॉन्टिन्यूटी में रहती है, बट इट हैज टू रिपोर्ट इट्स रिजल्ट्स फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। बिजनेस तो चलता रहा, गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो है वो हमें क्या बताता है कि बिजनेस की लाइफ जो है वो परपेचुअल है, मतलब बिजनेस कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है, बट इट हैज टू रिपोर्ट इट्स रिजल्ट्स फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। वो स्पेसिफिक पीरियड कौन सा टाइम पीरियड होता है? 1 ईयर का टाइम पीरियड होता है। अब वो 1 ईयर कैलेंडर ईयर भी हो सकता है और वो 1 ईयर फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है। ठीक है, कैलेंडर ईयर मींस 1 Jan टू 31 December और फाइनेंशियल ईयर मोस्टली 1 April टू 31 March। वो कोई भी हो सकता है। बिजनेस अपनी डिस्क्रिप्शन पे चूज कर सकता है कि उसका जो 12 ईयर का पीरियड है वो कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे एंड होगा। मोस्टली कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे ही चलते हैं, बट वो 12 ईयर का पीरियड अपने बेसिस पे कोई भी चूज कर सकता है एक बिजनेस ऑन इट्स ओन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। फिफ्थ कंसेप्ट इज डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है? आई होप आप सबको समझ आ रही है। अगर किसी भी तरह का कोई बच्चे डाउट हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज। ठीक है, और अगर कुछ आप चाहते हो कि कुछ पैटर्न में चेंज किया जाए या सिलेबस में किसी तरह का मैं चेंज करूं या किसी और पर्टिकुलर टॉपिक की आप ट्यूटोरियल चाहते हो जो मेरे से मिस हो गया, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल ट्राई टू कंसिडर इट। ओके, सॉरी, प्लीज गिव मी अ ब्रेक ऑफ 1 minute. Yes, next is dual aspect concept. Dual aspect concept क्या कहता है? For every debit there is a credit.
ठीक है, हर डेबिट के लिए एक क्रेडिट होगा, मींस एवरी ट्रांजैक्शन शुड हैव टू साइडेड इफेक्ट्स। ठीक है, हर एक ट्रांजैक्शन का दो डबल इफेक्ट होगा, जहां पे भी कोई चीज डेबिट हुई है उसी चीज की उतनी ही अमाउंट से वो चीज क्रेडिट भी होगी। फॉर एवरी डेबिट देयर मस्ट बी अ क्रेडिट। ठीक है, और इसी की वजह से अकाउंटिंग इक्वेशन भी एग्जिस्टेंस में आती है, हम वो फर्दर पढ़ेंगे, बट इसके लिए फॉर एवरी डेबिट देयर मस्ट बी क्रेडिट। अकाउंटिंग इक्वेशन भी इसी कंसेप्ट की वजह से एग्जिस्टेंस में आती है, अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसमें वो बोलते हैं कि एसेट्स ऑफ एनी एंटिटी मस्ट बी इक्वल टू इट्स लायबिलिटीज। एसेट्स ऑफ एनी एंटिटी मस्ट बी इक्वल टू इट्स लायबिलिटीज। ठीक है, अब लायबिलिटीज दो तरह की होती है ना, ओनर्स इक्विटी, इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटीज पढ़ी थी ना हमने, ओनर्स इक्विटी एंड आउटसाइडर्स इक्विटी। ठीक है, तो एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स की जो लायबिलिटीज है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, वो इक्वल किसकी आती है, ऑनर्स इक्विटी। जैसे हमने पहले भी किया था कि 5 लाख की एसेट्स हैं, 3 लाख की लायबिलिटीज हैं अगर आउटसाइडर्स की, तो 2 लाख की जो है वो ऑनर्स की इक्विटी आ जाएगी। ऑनर्स इक्विटी मींस कैपिटल ऑफ द ओनर। ठीक है, तो this is the accounting equation where they say that assets must be equal to liabilities, assets is equal to owners equity plus outsiders liability, और यहीं से ये ड्राइव हो जाता है, assets माइनस, इस चीज को इधर ले आओ, माइनस में आ जाएगा, liability is equal to owners equity। this is our accounting equation। ठीक है, क्योंकि every debit must have इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट, तो एसेट्स जो है वो लायबिलिटीज के इक्वल होनी चाहिए, और वहीं से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो ड्राइव हो जाती है। ठीक है, डुअल इम्पैक्ट होता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पे हर एक ट्रांजैक्शन का। ठीक है, ये चीज आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी जब हम फर्दर अपना नेक्स्ट प्रैक्टिकल में इंडल्ज होंगे, तो आपको ये चीज और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसी को हम डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं, इसी को हम और क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस की थी, लुका पेसियोली ने। मैंने कल एक शॉर्ट भी डाला था यूट्यूब पे, लुका पेसियोली। उन्होंने एक इटालियन, मतलब ही इज नोन एज फादर ऑफ अकाउंटिंग, लुका पेसियोली इज नोन एज फादर ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी, इटालियन बुक थी इनकी, सोमा दी अर्थमेटिका ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शनी एट प्रोपोर्शनलिटा। ठीक है, ये इनकी बुक का नाम था। वहीं पे डबल एंट्री सिस्टम जो था इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उसी बुक में, लुका पेसियोली ने। 1494 था अराउंड ईयर, 1494 में। इन्हीं को हम फादर ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं, और इन्हीं की वजह से अकाउंटिंग और मैथमेटिक्स जो था वो एग्जिस्टेंस में आया था। हम अकाउंटिंग की सारी बुक्स जो पढ़ रहे हैं ना, वो लुका पेसियोली ने ही इंट्रोड्यूस की थी, लुका पेसियोली ने ही उस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो डुअल एंट्री सिस्टम अगर आपको नोट आता है इस पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपने उसमें ये अकाउंटिंग इक्वेशन लिखनी है, उनका नाम लिखना है, लुका पेसियोली ने इंट्रोड्यूस किया था ये कंसेप्ट। ठीक है, एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू लायबिलिटीज, लायबिलिटीज को हम इक्विटीज भी बोलते हैं, एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू इक्विटीज। इक्विटीज हमारे पास दो तरह की होती हैं, ओनर्स इक्विटी भी हो सकती है, आउटसाइडर्स इक्विटी भी हो सकती है। एसेट्स को हम मतलब किसी भी तरह से आप फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, ओनर्स एसेट इज इक्वल टू ओनर प्लस दिस, एसेट माइनस लायबिलिटी, आउटसाइडर्स की लायबिलिटी इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी। ठीक है, तो ये फादर ऑफ अकाउंटिंग लुका पेसियोली ने इंट्रोड्यूस किया था ये कंसेप्ट। इसमें उन्होंने ये बोला था कि दो पार्टीज होती हैं, ठीक है, और हर एक ट्रांजेक्शन का
डबल इफेक्ट होता है हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पे। ठीक है, आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। If you want me to repeat anything, you can write it in the comment section and we will repeat it in the next class also. Okay. Next is cost concept. Cost concept क्या assume करके चलता है? According to this concept, assets are recorded in the books at a price at which it is acquired. जिस प्राइस पे हमारी assets जो है वो acquire हुई हैं, ठीक है, मतलब कॉस्ट कंसेप्ट ये मान के चलता है कि हमने कॉस्ट प्राइस पे हमने एक्वायर की है, हम कॉस्ट प्राइस पे ही उन एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे। मतलब हम रियल मार्केट वैल्यू नहीं देखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने सपोज एक कुछ भी आप लिख लो, आपने फर्नीचर परचेज किया एट 15,000, आज उसी फर्नीचर की मार्केट वैल्यू जो है वो 20,000 है, बट यू विल रिकॉर्ड इट एट 15,000 ओनली। ठीक है, आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो किस पे होगी, 15,000 पे होगी। ठीक है, तो रिकॉर्ड दिस कंसेप्ट अज्यूम्स दैट दिस कंसेप्ट considers that the assets should be recorded at the acquired price only, that is at cost price only। ठीक है, रियल वर्थ एसेट की चाहे कहते हैं चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, बट आप उसकी रियल वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, यू विल रिकॉर्ड इट एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, दैट इज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कहते हैं अगर आपने कुछ भी पे नहीं किया, जैसे गुडविल है, अगर आपने गुडविल के लिए कुछ भी पे नहीं किया एक्वायर करने के लिए, तो आप उसको रिकॉर्ड भी नहीं करोगे। रिकॉर्डिंग हमेशा किस प्राइस पे होगी, एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे, दैट इज हिस्टोरिकल वैल्यू पे उसके रिकॉर्डिंग जो है वो होगी। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट इज रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट, ये कंसेप्ट क्या कहता है कि प्रॉफिट शुड बी कंसीडर्ड ओनली व्हेन दीज आर रियलाइज्ड। रियलाइजेशन कंसेप्ट कहता है कि प्रॉफिट्स को उसी टाइम पे आप कंसीडर करो जब प्रॉफिट्स रियलाइज हो गए। अब बात आती है कि प्रॉफिट्स रियलाइज कब हुए। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज एट व्हाट स्टेज प्रॉफिट शुड बी डीम्ड टू हैव बीन अक्रूड। किस टाइम हम ये अज्यूम करेंगे कि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो अक्रू हो गए। ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिसीविंग ऑर्डर, तीन क्वेश्चंस आते हैं ना, अक्रू कब हुए। नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन profits should be deemed to have accrued। किस टाइम पे हम मान के चलेंगे कि प्रॉफिट्स हमारे accrue हो गए। देखो तीन स्टेजेस होते हैं। एट नंबर 1 एट द टाइम ऑफ रिसीविंग ऑर्डर, कहते हैं हम उस टाइम पे मानने की प्रॉफिट रियलाइज हो गया, एक्रू हो गया हमारा प्रॉफिट, या फिर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, इस टाइम पे मानने, या फिर
एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कैश, जब कैश हमारे पास आ गया हम उस टाइम पे माने। ठीक है, 3 क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। तो कहते हैं हम किस टाइम पे माने, जब आपने ऑर्डर रिसीव किया तब आप मानोगे कि प्रॉफिट रियलाइज हो गया और तब आप रिकॉर्ड करोगे, या फिर जब आपने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया तब आप मानोगे, या फिर जब आपके पास कैश आ गया। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट को हम फॉलो करते हैं इस केस में। किसको फॉलो करते हैं? सेल ऑफ गुड्स एक्ट को हम फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट, रेवेन्यू इज अर्न्ड ओनली व्हेन द गुड्स आर ट्रांसफर्ड। ठीक है, आई एम रिपीटिंग इट, रेवेन्यू इज अर्न्ड ओनली व्हेन द गुड्स आर ट्रांसफर्ड। कहते जब गुड्स ट्रांसफर हो गई तभी हम अज्यूम करेंगे कि हमारा रेवेन्यू मींस हमारा प्रॉफिट जो है वो रियलाइज हो गया। इट मींस हम उसी टाइम पे रिकॉर्ड करेंगे। इट इज इररेलेवेंट वेदर द कैश हैव बीन रिसीव्ड और नॉट। इट इज इररेलेवेंट व्हेन यू आर रिसीविंग द ऑर्डर। जब आपने गुड्स को ट्रांसफर कर दिया उसी टाइम पे हम अज्यूम करेंगे कि आपका कैश जो है, आपका रेवेन्यू जो है वो रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, तो रियलाइजेशन कंसेप्ट इस सेल ऑफ गुड्स एक्ट को फॉलो करता है, जिसमें वो मान के चलता है कि रेवेन्यू इज अर्न्ड ओनली व्हेन द गुड्स आर ट्रांसफर्ड। जब आपने गुड्स ट्रांसफर कर दी तो आपका रेवेन्यू जो है वो रियलाइज हो गया। ठीक है, okay, so the next concept is, I hope this is clear, I'm clear till now. Next is matching concept. Matching concept क्या कहता है? मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि रेवेन्यूज जितने भी आपके अर्न हुए हैं, ठीक है, उनको आप, सॉरी जस्ट गिव मी अ सेकेंड, just give me a water break please. मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि कॉस्ट को रेवेन्यू के साथ आप मैच करो। ठीक है, जितने भी आपकी, टू मैच द एक्सपेंसेस विद द रेवेन्यूज अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड में कितने आपके एक्सपेंसेस हुए, कितने आपके रेवेन्यूज हुए, उनको मैच करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप अपने पीरियोडिक रिजल्ट्स तक पहुंच सको। ठीक है, द लास्ट कंसेप्ट इज स्टेबल मॉनेटरी यूनिट कंसेप्ट। स्टेबल मॉनेटरी यूनिट कंसेप्ट ये मान के चलता है कि द परचेजिंग पावर ऑफ द मनी रिमेन्स सेम। मतलब वो ये मान के चलते हैं कि मनी की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, वो इन फ्यूचर चेंज नहीं होगी। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने एक लैंड बाय की 10 years बैक, उसकी वैल्यू थी 1 लाख, तो आज भी उसकी रिकॉर्डिंग बुक्स में 1 लाख पे ही होगी। ठीक है, ये हमने अभी एक एग्जांपल के थ्रू भी किया था कि जितनी वैल्यू पे फर्नीचर बाय कर लिया उसी वैल्यू पे मैं उसको, आई विल कीप ऑन रिकॉर्डिंग इट ऑन द सेम एंड सेम वैल्यू। ठीक है, मैं उसको करंट वैल्यू के बेसिस पे चेंज नहीं करूंगी, आई विल रिकॉर्ड इट ओनली एट द हिस्टोरिकल कॉस्ट ओनली। ठीक है, मतलब हम ये मान के चलते हैं कि मॉनेटरी की, मनी की जो परचेजिंग पावर है, दिस इज सेम, वो कुछ भी उसमें चेंज नहीं होगा। मतलब जो स्टेबल मॉनेटरी यूनिट कंसेप्ट है, ये मतलब किसी भी तरह की जो मनी की फ्लक्चुएशंस हैं उसको कंसिडर नहीं करता। मींस ये इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करके चलता है। ठीक है, अगर 1990 में
एक लैंड की वैल्यू 10,000 थी, तो लैंड पे हम डेप्रिसिएशन तो लगाते नहीं है, तो प्रेजेंट पे भी हम उसकी वैल्यू को 10,000 ही लेके चलेंगे। हम उसकी वैल्यू को, चाहे आज उसकी वैल्यू 10 लाख ही क्यों ना हो गई हो, हम उसको 10,000 पे ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग में उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू को इग्नोर करके चलता है। ठीक है, परचेजिंग पावर मेथड हो गए, या जो करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड्स, मतलब कुछ मेथड्स होते हैं जिसपे मनी की परचेजिंग पावर जो है वो चेंज होती रहती है, जिसपे हम निकालते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि पुराने टाइम पे 1 रुपए में कितना कुछ आ जाता था, आज के टाइम पे कुछ भी नहीं आता, इसका मतलब मनी की परचेजिंग पावर कम हो रही है ना। परचेज करने की पावर जो है, मतलब 1 रुपए के पीछे पहले कितना कुछ होता था, अब 1 रुपीज में कुछ भी नहीं आता, इसका मतलब मनी की वैल्यू 1 रुपए की वैल्यू 0 हो रही है ना आज के टाइम पे। तो बट ये मान के चलता है कि मनी की जो परचेजिंग वैल्यू है वो सेम है, पहले भी अगर वो चीज 1 रुपीज की थी तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहता है कि आज भी वो चीज हम 1 रुपीज पे ही रिकॉर्ड करेंगे। ओके, सो दीज वर द कंसेप्ट्स। अपने पास 8-9 कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कन्वेंशंस। फर्स्ट कन्वेंशन इज फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। ठीक है, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है, ये कन्वेंशन हमारा क्या कहता है, दिस सजेस्ट्स दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं उसमें हमने किसी भी तरह की कोई भी चीज को कंसील नहीं करना। मतलब ये कहते हैं कि इट मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किसी भी तरह की मटेरियल इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, हम उसको हाइड नहीं कर सकते। इसमें किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन को हम कंसील नहीं कर सकते। सब कुछ कहते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करो। ठीक है, ये कन्वेंशन जो है वो ये कहती है। ठीक है, दिस कन्वेंशन suggests that the financial statement should act as the means of conveying, मतलब रिपोर्टिंग के लिए हम यूज करते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, कंसीलमेंट के लिए हम यूज नहीं कर सकते, कुछ छुपाने के लिए हम इसको यूज नहीं करते। तो इसलिए वो कहते हैं कि इसमें सब कुछ डिस्क्लोज करो। ठीक है, कुछ भी जो मटेरियल है, जो रेलिवेंट है, या जो रिलायबल इंफॉर्मेशन है, जो शेयर होल्डर्स के लिए, अपने यूजर्स के लिए रिक्वायर्ड है, कहते हैं वो सब कुछ इसमें शो करो। ठीक है, और अगर कोई भी ऐसी चीज जो हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट में नहीं डायरेक्टली लिख सकते, उसको नोट्स में डिस्कस आप डालो। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं थी तो हमने अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना होता इसलिए हमने इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अगर आप कोई ऐसी चीज जिसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, जिसको हम इन मनी टर्म्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड नहीं करते, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको लगता है कि आपके यूजर्स के डिसीजंस को इफेक्ट कर सकती है, तो आप उसको फुटनोट में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो फुल डिस्क्लोजर जो कन्वेंशन है इसका इम्प्लीकेशन क्या है, टू प्रोवाइड ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके, नाउ द सेकंड इज कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, इसको प्रूडेंस भी कहते हैं। ठीक है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन। इंडिविजुअली इस पे, सेकंड पे, थर्ड पे एंड फोर्थ पे, इन पे इंडिविजुअल नोट्स भी आ चुके हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो माइंड में लेके चलो 2 मार्क्स के लिए, या जितने भी शॉर्ट नोट्स आते हैं आपको शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं कंजर्वेटिज्म पे, मटेरियलिटी पे एंड ऑब्जेक्टिविटी पे। तो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस, दोनों कोई भी नाम आ सकता है। तो मैं बात कर रही हूँ कंजर्वेटिज्म की, प्रूडेंस की। ठीक है, सॉरी, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। देखो, बाय नेम ही ये क्लियर है, कंजर्वेटिज्म, कंजर्व मींस रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, मतलब कंजर्व नेचर हम बोलते हैं ना, इसकी कंजर्व नेचर है, रिस्ट्रिक्टिव नेचर है, एक नेगेटिव अप्रोच लेके चलनी। तो ये जो अकाउंट्स है ना, ये कंजर्वेटिज्म पे ही चलता है। ठीक है, कंजर्व अप्रोच पे चलता है। ठीक है, ये कहता है स्टे ऑन द सेफ साइड। मैं पहले एक जनरल मीनिंग आपको बता रही हूँ, कंजर्व मींस स्टे ऑन सेफ साइड। क्वेश्चन बने होते हैं, ये साइन देखा हुआ है ना, ये कंजर्वेटिज्म इसी साइन पे बेस्ड है। वो कहता है स्टे ऑन द सेफ साइड, गुड न्यूज जो है ना उसकी वेट करो,
बट बैड न्यूज अगर आपको लगती है ना बिजनेस में कोई है, तो उसको जल्दी से रिकॉग्नाइज करो, ठीक है। वेट फॉर द गुड न्यूज बट रिकॉग्नाइज द बैड न्यूज फर्स्ट। कंजर्वेटिज्म अप्रोच एक नेगेटिव अप्रोच है, ठीक है, बट हमारा अकाउंट्स जो है वो इसी अप्रोच को फॉलो करके चलता है। वो कहता है कि सेफ साइड पे रहो। अगर आपको लगता है कि बिजनेस में कुछ अच्छा हो रहा है तो अच्छे होने की वेट करो, कोई बात नहीं, अच्छा हो जाएगा, हम इंजॉय कर लेंगे। बट अगर आपको लगता है ना कि कुछ बैड हो रहा है, तो उसको जल्दी से जल्दी रिकॉग्नाइज करो और उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। पहले से ही प्रिपेयर होके उसके लिए तैयारी शुरू कर दो कि बुरा होने वाला है जी हमारे बिजनेस में, ठीक है। और अगर मैं इन अकाउंटिंग टर्म्स इसकी बात करूं तो वो क्या कहता है, मुझे याद रखना इसको प्रूडेंस भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों नेम्स से आ जाता है। सीएस के स्टूडेंट्स जो है ना, सीएस के स्टूडेंट्स, प्रूडेंस से भी उनको नोट आया हुआ है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। प्रॉफिट्स को एंटिसिपेट नहीं करना, बट लॉसेस अगर आपको लगते हैं कि हो सकते हैं, तो उसके लिए पहले से ही प्रोविजंस बना के चलो, ठीक है। उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर होके चलो। जैसे इसकी एग्जांपल्स अगर मैं बोलूं, कंजर्वेटिज्म की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं। हम प्रोविजंस बनाते हैं, प्रोविजंस, बच्चे लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं ना हम लोग, ऐसे ही बिजनेस में भी अगर आपको लगता है, बैड डेट्स एक टर्म होती है। बैड डेट्स क्या होते हैं, अगर मुझे लगता है ना, जैसे मान लो मैंने 5,000 रुपए एबीसी किसी भी पर्सन को उधार दे दिए, ठीक है। मुझे लगता है कि वो पर्सन मुझे पैसे 5,000 में से ना मुझे 3,000 तो उसके वापस आने ही नहीं है, ठीक है। तो वो 3,000 मेरे क्या हो गए, बैड डेट्स हो गए, ठीक है। अगर मुझे इस चीज की भनक एडवांस में ही लग जाती है ना कि मुझे उसके 3,000 वापस नहीं आने, 2,000 मुझे इस पर्सन से वापस नहीं आना, ठीक है, तो मतलब बिजनेस मान के चलता है कि ऐसे हो सकता है। एक नॉर्मल चीज है ना, नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस में ये चीजें चलती रहती हैं, तो इसलिए वो पहले से प्रोविजन बना लेते हैं, मतलब अपने आप को सेफ साइड पे कर लेते हैं। प्रोविजन फॉर जो पैसे हमें वापस रिकवर नहीं ना होते अपने डेटर्स से। देखो, एक होते हैं डेटर्स, एक होते हैं क्रेडिटर्स। डेटर्स होते हैं जिनको हमने पैसे, जिनसे हमने पैसे लेने हैं। क्रेडिटर्स होते हैं जिनको हमने पैसे देने हैं, ठीक है। इसको तो भी फिलहाल के लिए छोड़ दो। कंजर्वेटिज्म डेटर्स पे कहता है कि मैंने पैसे किसी से लेने हैं, पर मुझे लगता है कि मुझे मिलने नहीं है, नहीं मिलेंगे अगर मुझे वो पैसे, तो वो मेरे क्या हो जाएंगे, बैड डेट्स। बट अभी हुए तो नहीं है, बट होने के चांसेस हो सकते हैं बिजनेस में, इसलिए उसके लिए हम क्या बनाते हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड बैड, जो बिल्कुल ही मुझे पता नहीं आएंगे, डाउटफुल, जिन पे मुझे डाउट है कि हो सकता है आए, हो सकता है ना आए। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, डेट्स मींस उधार, कर्जा, ठीक है, उसके लिए प्रोविजंस बनानी। ये कौन सा, मतलब कौन सा कन्वेंशन हमें ये चीज बोलता है कि ऐसे करो, कंजर्वेटिज्म हमें ऐसे बोलता है, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ठीक है। ये एक इसकी एग्जांपल हो गई। दूसरी एग्जांपल क्या होती है, डेप्रिसिएशन का मतलब समझते हो ना। 2 लाख की फर्नीचर की वैल्यू है, मैं तो 2 लाख के 2 लाख पे नोट करके चल रही हूँ, बट हम ये मान के चलते हैं कि हर साल इसकी वैल्यू कम हो रही है 2 लाख में से भी 10% मैं मानती हूँ कि हर साल मेरा फर्नीचर जो है ना वो 10% से डेप्रिशिएट हो रहा है, मतलब 20,000 रुपए मेरे कम हो रहे हैं, ठीक है, इसमें से अपने फर्नीचर की वैल्यू में से, तो वो क्या आती है हमारी, डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये भी सेकंड, ये भी कंजर्वेटिज्म ही हो गया ना, कि मैं मान के चल रही हूँ कि मेरी 10% वैल्यू जो है वो कम हो रही है, बट वैल्यू बढ़ भी तो सकती है ना मेरी फर्नीचर की। कैसे बढ़ सकती है, आज उसकी मार्केट वैल्यू 2 लाख की जगह 5 लाख है,
उसी चीज को आज मैं बाय करने जाऊंगी, मुझे 5 लाख में मिलेगी, बट इसको कंजर्वेटिज्म कहता है आपने कंसीडर नहीं करना। ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। भूल जो चंगा ते तुझे सोचना ही नहीं ना बिजनेस। 5 लाख को नहीं आपने कंसीडर करना, आपने मान के चलना है कि मेरी 2 लाख में से कम हो रही है। तो सेकंड एग्जांपल कंजर्वेटिज्म की क्या होगी? शोइंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम किस पे शो करते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। शोइंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स बट नॉट एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन को तो भूल जाओ, डेप्रिसिएशन शो करो। वैल्यू बढ़ रही है तो कोई बात नहीं, बट वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कंजर्वेटिज्म। ओके, तो इस पे ही जैसे थर्ड नंबर पे मैं ये भी बोल सकती हूँ, इसकी एग्जांपल, वैल्यू ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस whichever is less। कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों में से जो भी कम में कहते हैं उस पे रिकॉर्ड करो। अगर मान लो मेरी स्टॉक की वैल्यू है 1200 रुपए, मार्केट प्राइस उसी चीज की चल रही है 2000 रुपए, तो वो कहते हैं रिकॉर्ड किस पे करना है आपने? कॉस्ट और मार्केट प्राइस स्टॉक की बात कर रही हूँ बच्चे मैं। दिस इज नॉट अबाउट फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को तो हम एक्वायर्ड प्राइस पे ही लेंगे, 2 लाख है तो 2 लाख पे ही लेंगे। ठीक है, बट स्टॉक प्राइस की अगर करंट वैल्यू 2000 भी चल रही है तो फिर भी कहते हैं दोनों में से जो भी लेस चल रही है, अगर मार्केट प्राइस उसकी 1000 होगी तो मैं 1000 पे उसको रिकॉर्ड करूंगी, 1200 पे भी नहीं करूंगी। लेकिन अगर मार्केट प्राइस उसकी 2000 है, कॉस्ट प्राइस मेरी 1200 है, तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस दैट इज कॉस्ट प्राइस 1200, इस पे हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, आई होप कंजर्वेटिज्म क्लियर हो गया आप सबको। मुझे कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेरीज इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, नेक्स्ट थर्ड हमारे पास आता है मटीरियलिटी। मटीरियलिटी बोलते हैं। अच्छा, फुल डिस्क्लोजर में उन्होंने बोला था कि हर तरह की मटेरियल इंफॉर्मेशन, हर तरह की रेलिवेंट इंफॉर्मेशन सब कुछ डिस्क्लोज करो, कुछ भी हमने अपने यूजर्स से हाइड नहीं करना। अब थर्ड नंबर पे वो बोलता है मटीरियलिटी। हमने फर्स्ट पे भी यही बोला था ना, मटीरियल इंफॉर्मेशन। अब बात आती है मटीरियल इंफॉर्मेशन होती क्या है, इममटीरियल क्या है, मटीरियल क्या है। तो मटेरियल हर वो चीज मटेरियल है जो आपके इन्वेस्टर्स के, आपके यूजर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। ठीक है, मतलब कुछ डिस्क्लोज करना है, फुल डिस्क्लोजर तो करना है, बट वेदर समथिंग शुड बी डिस्क्लोज्ड। ठीक है, थर्ड नंबर पे आप आ जाओ मटेरियलिटी पे। एक बार नहीं समझ लगता क्लास को फिर से रिपीट मोड पे देखो, और ज्यादा समझ लगता है तो स्पीड पे सुन लो, कुछ तो शायद कुछ न्यू मिल जाए आपको। ठीक है, कुछ भी नहीं मिलेगा तो रिवीजन ही हो जाएगी, और बिल्कुल ही समझ नहीं लगता तो फिर भी लिख देना कि बिल्कुल ही समझ नहीं लग रहा। मैं नेक्स्ट क्लास में अपनी टेक्निक चेंज कर लूंगी थोड़ी सी। ठीक है, मटीरियलिटी क्या कहता है? वेदर समथिंग शुड बी डिस्क्लोज्ड और नॉट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कुछ डिस्क्लोज करना है या नहीं करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इट डिपेंड्स अपॉन मटीरियलिटी। किस पे डिपेंड करता है? मटीरियलिटी। वो कहते हैं कि हर मटीरियल आइटम को शो करो, एवरी मटीरियल आइटम शुड बी प्रॉपरली रिकॉर्डेड। हर मटीरियल आइटम को प्रॉपरली रिकॉर्ड करो। अब क्वेश्चन आता है कि मटीरियल क्या है और इममटीरियल क्या है। ठीक है, तो मटीरियल क्या है? इफ एनीथिंग कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द इन्वेस्टर्स। कोई भी ऐसी चीज जो आपके इन्वेस्टर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है, उस इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? मटेरियल इंफॉर्मेशन। और उसको रिकॉर्ड करना बहुत ही ज्यादा
जरूरी है, उन आइटम्स को कंसिडर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उन आइटम्स को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, उन आइटम्स को नोट डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. बट द आइटम that has very little impact or that has very little impact or no impact on the user's decisions is known as immaterial items. मतलब अगर किसी आइटम का आपके इन्वेस्टर्स के डिसीजंस पे इम्पैक्ट पड़ता है उसको रिकॉर्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है. बट अगर किसी आइटम का हैज वेरी लिटल और नो इम्पैक्ट ऑन द यूजर्स डिसीजंस, अगर यूजर के डिसीजन पे कोई भी उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता तो उसको आपको रिकॉर्ड करना जरूरी नहीं है. ओके, दिस इज मटीरियलिटी कन्वेंशन. नाउ द लास्ट एंड फोर्थ वन इज, क्लास थोड़ी लंबी हो गई आज, ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिविटी का कन्वेंशन क्या कहता है, दैट जो भी आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ले रहे हो, मतलब जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, दैट मस्ट बी सपोर्टेड बाय अ डॉक्यूमेंट. मतलब आप अपनी मर्जी से, मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि मैंने ये चीज बाय की 5000 रुपीज की, तो मेरे पास उसका बिल होना चाहिए. ठीक है, इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय द डॉक्यूमेंट्स. मतलब जो भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो आपके पास उनके सोर्स डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास उनके बिल्स होने चाहिए, आपके पास उनके एविडेंसेस होने चाहिए उन ट्रांजैक्शंस के, तभी आप रिकॉर्ड कर सकते हो उनको. अदरवाइज रिकॉर्ड करने का आपका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा. ठीक है, मतलब किसी भी तरह के ओपिनियन के बेस पे मुझे लगता है कि 5000 की आई होगी, 5000 की डाल दो. नो, इट मस्ट हैव सम पे-इन स्लिप्स, इट मस्ट हैव सम सोर्स डॉक्यूमेंट्स एज अ एविडेंस फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस. तभी हम मानेंगे कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो रेलिवेंट हैं, वो रिलायबल है, अगर उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होंगे. दिस इज ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिविटी क्या कहता है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. और इंडिपेंडेंट होनी चाहिए मींस किसी बायसनेस नहीं होनी चाहिए उसमें, किसी भी तरह की, किसी के कहने पे वो लिखी नहीं होनी चाहिए. बट इट मस्ट बी सपोर्टेड विद द एविडेंसेस, विद द डॉक्यूमेंट्स, विद पे-इन स्लिप्स. ठीक है, आपके पास उनके प्रूफ जो है वो होने चाहिए. ठीक है बच्चे, दिस वाज ऑल अबाउट कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस. ठीक है, 9 हमारे पास कंसेप्ट थे एंड 4 हमारे पास कन्वेंशंस हैं. अगर आपके पास प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग भी आ जाते हैं तो उनमें भी आपने कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस ही लिखनी है. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्लास. In case of any doubt, you can write it in the comment section, and if you have not started watching the series, you can start watching it from the class 1. This was our class 3, and I will try to cover more important topics as well as practicals also. Okay, thank you so much. Stay connected and take care. Bye bye.